गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 इश्यू ऑफ शेयर के सेकंड पार्ट पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आज मैं आपको। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी क्या होती है और शेयर्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करते हैं कि पूर्वाधिक अंशों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। जैसा कि मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूँ कि टाइप्स ऑफ शेयर जो होते हैं वो 10 टाइप के होते हैं, उन्हीं को हमको यहाँ पर रिवाइज करना है। सबसे पहले होता है संचय पूर्वाधिक अंश, जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी वर्ष में किसी पूर्वाधिक अंशधारियों को अगर लाभांश नहीं मिलता है तो उसके जो लाभांश होता है वो क्या होता है कि संचय हो जाता है, और अगले साल उसको क्या होता है कि जब भी लाभ मिलेगा तो पहले वाला लाभ जो होता है वो प्लस होकर उसे टोटल लाभ दे दिया जाता है। इसी प्रकार से होता है असंचय पूर्वाधिकांश। असंचय पूर्वाधिकांश में क्या होता है कि अगर किसी वर्ष लाभ नहीं मिलता है तो वो लाभ जो होता है वो प्लस नहीं होता अगले साल तक। ठीक है, उसमें अगले साल में उसको अगले साल का ही प्राप्त लाभ होगा, इस साल का कोई लाभ उसको नहीं दिया जाएगा। परिवर्तनशील पूर्वाधिकांश कन्वर्टेबल, तो इसमें ये होता है कि एक पूर्वाधिकार अंशधारी अपने निश्चित नियमों के अनुसार अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित कर सकता है, उसे ये अधिकार होता है। और अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश का मतलब ये होता है कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको समता अंशों में परिवर्तित करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। शोध्य पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश शोध्य को बोलते हैं रिडमेबल। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन एक निश्चित समय के बाद कर दिया जाता है उन्हें शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अशोध्य नॉन रिडमेबल, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में कभी नहीं होता, इन्हें अविमोचनशील भी कहते हैं, और ऊपर वाले को विमोचनशील कह सकते हैं आप। उसके बाद एक होता है भागित पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको एक निश्चित दर के अलावा ज़्यादा लाभ की दशा में अतिरिक्त लाभांश भी दिया जा सकता है, इसे भागित पूर्वाधिकार अंश या भाग्यग्राही पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। उसके बाद इसका अपोजिट होता है अभागित पूर्वाधिकार अंश, जिन पूर्वाधिकार अंशों को केवल एक निश्चित लाभ की दर से ही लाभांश दिया जाता है और उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं होता है, उन्हें अभागित पूर्वाधिकार अंश यानी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गारंटी प्रेफरेंशियल शेयर, प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश, जिन्हें एक निश्चित लाभांश से लाभ चुकाने की गारंटी दी जाती है, उन्हें प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अप्रत्याभूति में क्या होता है, नॉन गारंटी, ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को लाभ की निश्चित गारंटी नहीं दी जाती है, वे अप्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये 10 पॉइंट इसके याद करना रहते हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन नंबर से एक है, लेकिन एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये दो दो नंबरों में आपको अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है कि जैसे रिडमेबल और नॉट रिडमेबल शेयर्स क्या होते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रत्याभूति यानी कि पार्टिसिपेट या गारंटी वाले कौन कौन से शेयर्स होते हैं, ऐसे करके वो कुछ पूछ लेते हैं आपसे। तो इसको पूरा क्वेश्चन आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं कंपनी की पूंजी संरचना के बारे में कि पूंजी संरचना कंपनी की क्या होती है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी की पूंजी कितने प्रकार की होती है, डेट मीन्स टाइप ऑफ कैपिटल। सबसे पहली बात करते हैं हम अथॉरिटी
ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। कोई भी कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन इसी पूंजी के आधार पर होता है, अतः इसे रजिस्टर्ड पूंजी भी कहा जाता है, अंकित पूंजी भी कहते हैं। तो अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस पूंजी के आधार पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। उसके बाद होता है इश्यूड कैपिटल। कंपनी की अधिकृत पूंजी यानी कि जो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसमें से जो भाग हम जनता को निर्गमित करेंगे वह निर्गमित पूंजी कहलाता है या इश्यूड कैपिटल कहलाता है। जैसे सपोज कंपनी ने 10 करोड़ के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाया है, तो 10 करोड़ में से 6 करोड़ तो जो है वो कंपनी के जो ऑनर है उन लोगों ने लगा दिए, लेकिन बाकी के 4 करोड़ जो हैं वो जनता से मंगवाए जाएंगे शेयर्स के थ्रू या डिवेंचर के थ्रू। तो 4 करोड़ रुपए जो रहेगा वो इश्यूड कैपिटल यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा ले लिया जाता है, प्रार्थित पूंजी कहलाता है। अब सब्सक्राइब्ड कितना होगा, जैसे सपोज मान लो कि 4 करोड़ रुपए आपने क्या करे थे, इशू करे थे। अब उसमें से आपके पास जो एप्लीकेशन आता है वो 3.5 करोड़ का ही आया, तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 3.5 करोड़ मांगी जाएगी, बोली जाएगी। अब 3.5 करोड़ के बाद क्या होता है कि कॉल्ड अप कैपिटल होती है। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसका वह भाग जो जनता को से मांग लिया जाता है उसे याचित पूंजी या मांगी हुई पूंजी कहते हैं। तो अब 3.5 करोड़ में से आपने सपोज 3 करोड़ 20 लाख ही जनता से मांगे हैं, बाकी के 30 लाख रुपए आप नहीं मांगते, तो वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। और 3 करोड़ 20 लाख जो आपने जो आपने मांग लिए हैं वो आपके क्या कहला रहे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। और अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गई, जो 30 लाख रुपए आपने जो नहीं मांगे हैं वो अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। अब उसके बाद होती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है कि जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है यानी कि जो 3 करोड़ 20 लाख रुपए आपने जो मांगे थे उसमें से जनता ने आपको 3 करोड़ रुपए ही दिए हैं, तो 20 लाख रुपए आपको नहीं दे पाई है जनता, 20 लाख रुपए आपको जनता नहीं दे पाई है, तो जो 3 करोड़ रुपए आपको दिए हैं वो आपका कहलाएगा पेड अप कैपिटल। उसके बाद होता है रिजर्व कैपिटल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सीमित दायित्व वाली कंपनी का एक विशेष प्रस्ताव द्वारा वह निर्णय कर सकती है कि प्रार्थित पूंजी की वह भाग जो मांगा नहीं गया है केवल कंपनी के समापन पर ही की दशा में ही मांगा जाएगा, उसे पूंजी या आरक्षित पूंजी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि रिजर्व कैपिटल में वो पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि जो हमने अनकॉल्ड अप रखा हुआ है, मतलब कि जो मांगा नहीं गया था। जैसे 30 लाख रुपए आपके कंपनी से आपने जनता से आपने मांगे नहीं हैं, तो उसे हम कब मांगेंगे, जब विशेष कंपनी की समापन की जब तिथि आ जाएगी या कंपनी को जब बंद करना होगा तभी हम उसको मांगेंगे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा रिजर्व कैपिटल, यानी कि कैपिटल को हमने रिजर्व करके रखा हुआ है जो हमें लास्ट में काम आ सकती है। कभी कभी संचित पूंजी क्या होती है, रिजर्व कैपिटल पूंजी संचय यानी कैपिटल रिजर्व को लेकर भ्रम हो जाता है, अतः यहाँ पूंजी संचय अर्थात पूंजीगत संचय को जानना उचित होता है। तो कभी कभी यही होता है कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व नाम आगे पीछे है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रिजर्व कैपिटल क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल रिजर्व कैपिटल तो मैंने आपको बता दिया कि वह पूंजी जो हम अनकॉल्ड अप थी, जो कंपनी के समापन पर हम जो मंगवाएंगे उसे हम रिजर्व कैपिटल बोल सकते हैं, उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि जो लाभ व्यापार के सामान्य संचालन में से न होकर विशेष प्रकार का लाभ होता है, यानी कि जो हमने क्या करा है कि बिजनेस किया था उस बिजनेस के रेगुलर प्रॉफिट नहीं है,
हमको वो एकदम से अलग एक्टिविटी करने से जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं, क्योंकि ये अनावर्तक प्रकृति का होता है, क्योंकि ये बार बार नहीं होता, एक बार हो चुका होता है। जैसे कि हमने कहीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ये हमारे बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, ये दूसरे बिजनेस की एक्टिविटी है, और यहाँ पर हमें लाभ हुआ है वो एकदम से हो गया। नेक्स्ट टाइम ये प्रॉफिट हमको नहीं हो सकता। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड में भी हम जब कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी प्रॉफिट जो है कंपलसरी नहीं होता है कि वो प्रॉफिट हमें हो जाएगा। अब कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल और इश्यूड कैपिटल के बारे में। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मीनिंग है, तो पार्षद अधिनियम में उल्लेख की गई पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाती है। यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है कि जो आपका पार्षद सीमा नियम होता है, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें आपने जिस कैपिटल के बारे में लिखा है वो अधिकृत पूंजी कहलाएगा। और निर्गमित पूंजी क्या होगी कि जो आपका ऑथोराइज कैपिटल होता है उसमें से आपने जनता को जितना पैसा इशू किया है वो आपका निर्गमित पूंजी कहलाता है। अनिवार्यता, पार्षद सीमा नियम में अधिकृत पूंजी की जानकारी देना अनिवार्य होती है। तो डेट इज़ कंपलसरी, ये कंपलसरी होता है कि आपको ऑथोराइज कैपिटल के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन पार्षद सीमा नियम में इश्यूड कैपिटल की जानकारी देना आवश्यक नहीं होता है, नॉट कंपलसरी। मुद्रांक कर, तो स्टाम्प ड्यूटी चुकाना पड़ती है आपको ऑथोराइज कैपिटल के अनुसार। जैसे आप कोई भी चीज़ रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको रजिस्ट्री पर इंपोर्ट ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ती है जितने की आपकी वैल्यूएशन होती है उसके हिसाब से। और इश्यूड कैपिटल पर आपको स्टाम्प ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑथोराइज कैपिटल में क्या होता है कि कंपनी के पंजीयन शुल्क की मात्रा अधिकृत पूंजी पर निर्भर करती है। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो आपकी ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसमें इसका कोई भी संबंध नहीं होता। इशूड कैपिटल का रजिस्ट्रेशन फीस से कोई भी मतलब नहीं है। निर्धारण, अधिकृत पूंजी पर निर्धारण कंपनी की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो जो ऑथोराइज कैपिटल होती है उसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, तो कंपनी की जो भविष्य में जो नीड रहेगी उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको पहले से निर्धारित करते हैं। और निर्गमित पूंजी का निर्धारण केवल वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर करते हैं। तो जो प्रेजेंट में हमको जिस पूंजी की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए हम कैपिटल को इशू करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल जो होती है वो निर्गमित पूंजी से अधिक हो सकती है या बराबर हो सकती है, लेकिन जो इश्यूड कैपिटल होता है वो हमेशा ऑथोराइज कैपिटल से कम या बराबर हो सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल। अभी हमने बात किया था ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल के बारे में। अब हम ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है, अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में होता है, और इसका यह याचित पूंजी का वह भाग होता है जिसका भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होता है। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे से पॉइंट ही है। अधिकृत पूंजी के आधार पर ही हम स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित करते हैं, और इसके आधार पर स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण नहीं होता है। यह कंपनी के पंजीयन शुल्क का आधार होता है या पंजीयन शुल्क का आधार नहीं होता है। अधिकृत पूंजी में परिवर्तन के लिए पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन जरूरी होता है, और इसके लिए पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन जरूरी नहीं है। यह चुकता पूंजी से अधिक हो सकती है और यह चुकता पूंजी के से अधिक नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस है शेयर्स और स्टॉक में। तो ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपका एक
शेयर्स एंड डिस्काउंट स्टॉक में अंतर। तो सबसे पहला पॉइंट है अंकित मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस, जिसको हम बोल सकते हैं अंकित मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं हम इसको, या एमआरपी बोल सकते हैं। तो शेयर्स के ऊपर जो होता है प्राइस लिखा हुआ होता है, लेकिन स्टॉक के ऊपर प्राइस लिखा हुआ नहीं होता है। पेड अप पूर्णदत्ता, अंश का पूर्णदत्त होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन अंशों का स्टॉक का पूर्णदत्त होना आवश्यक होता है। हस्तांतरण ट्रांसफर, तो अंश का हस्तांतरण केवल पूर्ण मूल्य में ही होता है, और स्कंद का यानी कि स्टॉक का हस्तांतरण टुकड़ों में हो सकता है। सदस्यता, प्रत्येक अंशधारी जो होता है कंपनी का सदस्य होता है, लेकिन स्टॉकधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है। और रजिस्टर्ड शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं, स्टॉक रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। नंबर, शेयर्स के नंबर बहुत ज़्यादा सुनिश्चित होते हैं, और यानी कि शेयर्स के जो नंबर होते हैं वो कंफर्म होते हैं, और स्टॉक के जो नंबर होते हैं वो कंफर्म नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज जितना पढ़ाया है, कल हम अकाउंट्स में इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और मैं कुछ एंट्रीज आपको बताऊंगा इसके अंतर्गत, जिससे हम इसके सवाल को आराम से हम जो भी हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़कर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।